आज एक मतलब बड़ा ही अजीब मामला हाथ लगा है। आप सोचिए, किसी पर 2400 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन ड्रग्स रखने का आरोप हो और उसे जमानत मिल जाए। सुनने में ही थोड़ा अटपटा लगता है ना। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ठीक यही किया है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस केस में ऐसा क्या खास था। जी, ये मामला है चिंतन राजूभाई पंसारिया बनाम महाराष्ट्र राज्य का। हम्म। और देखिए, ये इसलिए खास बन जाता है क्योंकि ये सिर्फ ड्रग्स की मात्रा के बारे में नहीं है। ये मामला हमारी न्याय व्यवस्था की रफ्तार और एक इंसान की आज़ादी के बीच के टकराव को दिखाता है। खासकर एनडीपीएस एक्ट में जहां धारा 37 के तहत जमानत मिलना वो लगभग नामुमकिन होता है। इसे थोड़ा सा मतलब आसान भाषा में समझाएंगी, ये जमानत को इतना मुश्किल क्यों बना देती है? जरूर। देखिए, धारा 37 ये कहती है कि ऐसे जो गंभीर मामले हैं उनमें अदालत जमानत तब तक नहीं दे सकती जब तक वो ये ना मान ले कि आरोपी पहली नजर में दोषी नहीं है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कि वो बाहर जाकर फिर से कोई अपराध नहीं करेगा। तो ये एक तरह से बहुत ऊंची दीवार है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये था कि क्या न्याय में सालों की देरी इस सख्त प्रावधान पर भारी पड़ सकती है? अच्छा, तो ये तो जमानत को लगभग असंभव ही बना देता है। तो फिर इस केस में हुआ क्या? मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि चिंतन पंसारिया 3.5 साल से ज्यादा जेल में था और इस दौरान उस पर आरोप तक तय नहीं हुए थे। मतलब कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में इतने लंबे समय तक फंसा कैसे रह सकता है? यही तो इस केस का सबसे जरूरी पहलू है। 3.5 साल बिना ट्रायल के जेल में। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से पूछा कि भाई ट्रायल में कितना समय लगेगा, तो जवाब और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि वो 159 गवाहों से पूछताछ करना चाहते हैं। 159 गवाह? लेकिन एक मिनट, क्या अभियोजन पक्ष का ये तर्क नहीं हो सकता कि इतने बड़े ड्रग रैकेट को साबित करने के लिए उन्हें हर कड़ी को जोड़ना जरूरी है? हो सकता है 159 गवाह उनकी मजबूरी हो, कोई रणनीति नहीं? ये एक जायज सवाल है, लेकिन जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इसी बात पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हम कभी कभी सोचते हैं कि अभियोजन पक्ष इतने सारे गवाहों की जांच क्यों करना चाहता है। एक ही मुद्दे पर गवाहों की संख्या बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट का इशारा साफ था कि ये केस को मजबूत करने के बजाय ट्रायल को अनिश्चित काल तक खींचने का एक तरीका लग रहा था। और हाँ, यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को इस मामले में नोटिस जारी किया, निचली अदालत में फौरन हरकत हुई और 3 दिन के अंदर 16 जनवरी को आरोप तय कर दिए गए। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलते ही सिस्टम नींद से जाग गया। बिल्कुल, और ये पैटर्न अक्सर देखने को मिलता है। ये हमारी न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत की जेलों में बंद 75% से ज्यादा कैदी विचाराधीन हैं। अच्छा। हाँ, मतलब उनका मुकदमा चल रहा है। कई लोग तो उस अपराध की जो अधिकतम सजा है उससे ज्यादा समय बिना सुनवाई के ही काट लेते हैं। ये मामला तो बस उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आखिरकार कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हाँ, जमानत की शर्तें काफी कड़ी हैं, पर ये एक तरह से अदालत का बीच का रास्ता निकालने का प्रयास है। पंसारिया को अपने गृह नगर अंकलेश्वर गुजरात में ही रहना होगा। उसे हर रविवार स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी और अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। अदालत एक तरह से ये कह रही है कि हम सिस्टम की नाकामी की सजा आरोपी को नहीं दे सकते, पर समाज की सुरक्षा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये स्वतंत्रता और निगरानी के बीच एक महीन संतुलन है। तो इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि किसी व्यक्ति की आज़ादी को सिर्फ इसलिए अनिश्चित काल के लिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि हमारी व्यवस्था धीमी है। त्वरित सुनवाई का अधिकार बहुत मौलिक है, चाहे आरोप कितना भी गंभीर क्यों ना हो। सही कहा आपने। लेकिन ये मामला एक और शायद ज्यादा परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। ये उस सिद्धांत को उजागर करता है जहां प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट। बिल्कुल। जब अभियोजन पक्ष 159 गवाहों की लिस्ट देता है, तो क्या वे वाकई केस मजबूत कर रहे हैं, या वे जानते हैं कि सिस्टम की धीमी गति के कारण आरोपी बिना सजा सुनाए ही सालों तक जेल में रहेगा? ये न्याय के एक हथियार के तौर पर देरी के इस्तेमाल पर सोचने को मजबूर करता है। इस केस में तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया, लेकिन उन हजारों मामलों का क्या जो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते।